क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सुबह उठकर देखते हैं कि उनकी संपत्ति दुगुनी हो गई है, जबकि दूसरे बाजार के कारण एक ही रात में पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं? क्या शेयर या स्टॉक लोगों के लिए एक कानूनी जुआ है या ये नौकर पेशा जीवन से निकलने का एक सच्चा रास्ता है? थोड़ी कड़वी सच्चाई ये है कि लोग पैसे की कमी के कारण नहीं हारते, बल्कि इस खेल को ना समझने और अपनी मानसिकता को ना संभाल पाने के कारण हारते हैं। और मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो के बाद आप पैसा को एक उपकरण की तरह देखेंगे, ना कि एक जुए के रूप में। 1. मालिकाना हक का नियम। ये कोई कागज का टुकड़ा नहीं, ये हिस्सा है। कई लोग देखते हैं कि लोग नीचे खरीदने और ऊपर बेचने का शोर मचाते हैं, लेकिन असल में वे नहीं समझते कि वे क्या खरीद रहे हैं। स्टॉक का मूल रूप से मतलब है एक बिजनेस के एक हिस्से पर मालिकाना हक, ना कि डांस करते हुए नंबर्स को खरीदना। आप इमेजिन कीजिए कि कंपनी एक चॉकलेट केक की तरह है और हर शेयर उस केक का एक बहुत पतला टुकड़ा है। जब आप एक स्टॉक खरीदते हैं तो आप कह रहे हैं, मुझे पूंजी लगाने दो और इस बिजनेस के हिस्से का एक भाग लेने दो। एक कंपनी में आउटस्टैंडिंग शेयर्स की संख्या बहुत अलग हो सकती है और ये संख्या बदल सकती है जब कंपनी और शेयर्स जारी करती है या उन्हें वापस खरीदती है। इसीलिए सिर्फ एक शेयर की कीमत मत देखिए, बल्कि पूरा केक देखिए, यानी कि बिजनेस की कुल कीमत, वैल्यू। मालिक अजनबियों को हिस्सा क्यों बेचते हैं? क्योंकि उन्हें नए फैक्ट्रीज बढ़ाने, प्रोडक्ट्स डेवलप करने या नए बाजारों पर कब्जा करने के लिए पूंजी की जरूरत होती है। और शेयर्स बेचकर मिली पूंजी को आमतौर पर कर्ज की तरह वापस नहीं करना पड़ता, इसीलिए ये इंटरेस्ट ब्याज की तुलना में कम दिमागी बोझ वाला विकल्प है। 2. बाजार का नियम। आपका फायदा या नुकसान इस बात पर निर्भर करता है कि आप किसे बेचते हैं। अगर मैं बेचना चाहता हूं तो मेरा शेयर कौन खरीदेगा? जवाब उस बाजार में है जिसे मार्केट कहते हैं और लिक्विडिटी या तरलता की अवधारणा में है। जब कोई कंपनी पूंजी जुटाने के लिए पहली बार शेयर्स बेचती है तो वो प्राइमरी मार्केट होता है। उसके बाद ज्यादातर समय आप दूसरे लोगों के साथ खरीद फरोख्त करते हैं और वो सेकेंडरी मार्केट होता है। सरल शब्दों में, कंपनी को पहली सेल में पैसा मिलता है और उसके बाद आप और मैं बाजार में हिस्सा आपस में बदलते हैं। इसलिए कैशिंग आउट का मतलब है कि आप अपना शेयर किसी और खरीदार को बेच रहे हैं, ना कि हमेशा कंपनी को वापस बेच रहे हैं। और हर दिन कीमतों का उतार चढ़ाव अक्सर भीड़ के हिस्से को आकलन करने के मूड पर निर्भर करता है, ना कि इस पर कि बिजनेस हर मिनट अपनी क्वालिटी बदल रहा है। अगर लिक्विडिटी कम है तो आपको बेचने में मुश्किल हो सकती है या सस्ते में बेचना पड़ सकता है। इसलिए कंपनी को समझने जितना ही बाजार को समझना भी जरूरी है। 3. वैल्यू का नियम। अमित और नेहा की कहानी। और प्रॉफिट कोई जादू नहीं है। अमित, लड़की का नाम, स्नीकर्स की दुकान खोलना चाहती है और शुरू करने के लिए उसे 80 लाख की जरूरत है। उसके पास सिर्फ 40 लाख हैं, इसलिए कर्ज लेने के बजाय उसने बिजनेस को 10 शेयर्स में बांट दिया और पूंजी जुटाने के लिए कुछ बेच दिए। नेहा, एक व्यक्ति ने 8 लाख रुपए में एक शेयर खरीदा और उस बिजनेस का 10% उसके पास है, मतलब उसके पास सच्चा मालिकाना हक है। 5 साल बाद बिजनेस ने धूम मचा दी और बिजनेस की वैल्यू 80 लाख से बढ़कर 2.4 करोड़ हो गई, तो नेहा का हिस्सा भी उस वैल्यू के अनुसार बढ़ गया। नेहा को तभी सच्चा प्रॉफिट होगा जब नेहा उस मालिकाना हक को खरीदने की कीमत से ज्यादा में बेच पाती है। अगर नेहा ने अभी तक बेचा नहीं है तो वो सिर्फ कागजी लाभ है, जिसे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कहते हैं। और जब नेहा अच्छी कीमत पर बेच पाती है तब वो लाभ उसकी जेब में जाता है और असली पैसा बन जाता है। इसके विपरीत अगर बिजनेस फेल हो जाता है और उसकी वैल्यू गिर जाती है तो नेहा का हिस्सा भी गिर जाता है, और यही मौके के साथ आने वाला रिस्क या जोखिम है। कुछ बिजनेस अपने मालिक को नियमित रूप से पैसा बांटते हैं, जिसे डिविडेंड या लाभांश कहते हैं, मतलब आप बिना बेचे भी कैश फ्लो प्राप्त कर सकते हैं। 4 का नियम। स्टॉक्स में जनरल टिकट या वीआईपी टिकट। सभी शेयर्स एक जैसे नहीं होते, क्योंकि लाभ और पैसे प्राप्त करने का क्रम अलग हो सकता है। कॉमन स्टॉक्स जनरल टिकट की तरह होते हैं, सबसे आम, और उनमें आमतौर पर वोटिंग राइट्स होते हैं। आप बड़े फैसलों पर वोट दे सकते हैं, लेकिन अगर कंपनी दिवालिया हो जाती है तो आप पैसे लेने वाली लाइन में आखिरी में खड़े होते हैं, जिसका मतलब है कि रिस्क ज्यादा है। प्रेफर्ड स्टॉक्स शांत वीआईपी टिकट की तरह होते हैं, जिसमें आमतौर पर कम या बिल्कुल वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। बदले में उन्हें कुछ स्थितियों में डिविडेंड प्राप्त करने या कॉमन स्टॉक से पहले पैसा लेने में प्रायोरिटी मिल सकती है।
इसीलिए सवाल ये नहीं है कि कौन सा बेहतर है, बल्कि ये है कि आप तेज ग्रोथ चाहते हैं या स्टेबल कैश फ्लो। 5. साइकोलॉजी का नियम, रिस्क और वॉलेटिलिटी में अंतर समझिए ताकि आप जुआरी ना बने। कई लोग वॉलेटिलिटी को रिस्क समझते हैं क्योंकि वे रेड देखकर घबरा जाते हैं और ग्रीन देखकर झूम उठते हैं। वॉलेटिलिटी तो सिर्फ कीमतों का उतार चढ़ाव है जो दिल की धड़कन बढ़ाता है, जबकि रिस्क लंबे समय तक या हमेशा के लिए पैसा खो देना है। इतिहास में ऐसे दौर रहे हैं जब मार्केट बहुत गहरा गिरा था, जैसे कि 1929 का संकट, और जिन लोगों ने घबराहट में बेच दिया उन्होंने ठीक होने का मौका हमेशा के लिए खो दिया। 2000 के आसपास आईटी बबल भी था, जिसके कारण जिन लोगों ने सिर्फ विश्वास के बल पर ऊपरी स्तर पर खरीदा था उन्हें आंसू बहाने पड़े। लेकिन जो चीज लोगों को सबसे तेजी से मार डालती है वो बुरी खबर नहीं है, बल्कि फोमो, मौका छूटने का डर और पैसा खो जाने का डर का कॉम्बो है। फोमो आपको तब दौड़ने पर मजबूर करता है जब पूरा मोहल्ला जश्न मना रहा हो, जो अक्सर जज्बातों का उच्च स्तर होता है। पैसा खो जाने का डर आपको ठीक उस वक्त लॉस करने पर मजबूर करता है जब आप सबसे ज्यादा डरते हैं, जो अक्सर निराशा का निम्न स्तर होता है। खुद के माहिर होने का भ्रम आपको कुछ ग्रीन डील्स के बाद जीनियस समझने लगता है, फिर आप दाव बढ़ा देते हैं और एक झटके में गायब हो जाते हैं। नई चीज पर विश्वास आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर इस हफ्ते ग्रीन है तो अगला महीना भी ग्रीन होगा, जैसे आप मौसम की खबर पर जिंदगी भर विश्वास करते हैं। गरीब लोग अक्सर और गरीब हो जाते हैं क्योंकि वे भावनाओं के आधार पर इन्वेस्ट करते हैं, जबकि अमीर लोग और अमीर होते हैं क्योंकि वे एक सिस्टम के आधार पर इन्वेस्ट करते हैं। हर देश में लागू होने वाला सबक ये है कि ट्रेड लेने से पहले नियम बनाओ, ना कि घबराहट में नियम बनाओ। 6. फीस का नियम। कंपाउंड इंटरेस्ट का अदृश्य दुश्मन है ज्यादा फीस और बहुत ज्यादा ट्रेडिंग। आप सही बिजनेस चुन सकते हैं, लेकिन फिर भी हार जाते हैं अगर आप फीस ऐसे देते हैं जैसे रास्ते में छुट्टे पैसे फेंक रहे हों। फीस बाल्टी के नीचे छोटा सा छेद जैसा है, तुरंत दर्द नहीं देता, लेकिन लंबे समय में कंपाउंड इंटरेस्ट को सूख देता है। एक सच्ची कहानी यह है कि कई लोग लगातार ट्रेड करते हैं ताकि उन्हें लगे कि वे काम कर रहे हैं, लेकिन असल में वे फीस और प्राइस स्लिपेज को खिला रहे होते हैं। और लगभग 10 साल तक एक मशहूर शर्त चली थी जिसने दिखाया कि कम फीस वाली स्ट्रैटेजी अक्सर ज्यादा फीस वाली स्ट्रैटेजी को हरा देती है, क्योंकि फीस दीमक की तरह खा जाती है। हर देश में लागू होने वाला सबक यह है कि फीस कम करो, ट्रेडिंग कम करो और कंपाउंड इंटरेस्ट का मुश्किल काम समय को करने दो। 7 का नियम, डाइवर्सिफिकेशन और इमरजेंसी फंड रखो ताकि आप खेल से बाहर ना हो जाओ। अगर आप सारे अंडे एक ही टोकरी में डाल देते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, आप ऑल इन स्टाइल का एक ही बार में सब जीतने वाला जुआ खेल रहे हैं। इतिहास में कई ऐसे बिजनेस रहे हैं जो बहुत मशहूर थे लेकिन फिर भी डूब गए, और जिसने सारी संपत्ति एक ही स्टॉक में लगा दी उसने सबसे ज्यादा रिस्क झेला। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आप अपने पैसे को कई इंडस्ट्रीज, कई क्षेत्रों और कई तरह की एसेट्स में बांट देते हैं ताकि एक नुकसान से आपका पूरा करियर बर्बाद ना हो। इमरजेंसी फंड का मतलब है कि आपके पास इतना कैश हो कि आप कुछ समय तक गुजारा कर सकें, ताकि जब मार्केट मुसीबत में हो तो आपको बेचने पर मजबूर ना होना पड़े। अमीर लोग जरूरी नहीं कि ज्यादा होशियार हों, लेकिन वे डाइवर्सिफिकेशन और कैश फ्लो डिसिप्लिन के कारण जल्दी मौत से बचने में माहिर होते हैं। हर देश में लागू होने वाला सबक ये है कि इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ी जीत ये है कि आप काफी देर तक खेल के टेबल पर बने रहें। सरल और आसान शब्दों में निष्कर्ष। संक्षिप्त में, जब आप शेयर्स खरीदते हैं तो आप एक बिजनेस के एक हिस्से पर मालिकाना हक खरीदते हैं, ना कि लाल और हरे रंग का खेल। आप 3 चीजें याद रखिए: हिस्सा समझना, बाजार समझना और अपनी मानसिकता को कंट्रोल करना। आप इमरजेंसी फंड से शुरू कीजिए, फिर नियमित रूप से इन्वेस्ट कीजिए, फीस कम कीजिए और डाइवर्सिफिकेशन बनाए रखिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इंडेक्स फंड, रीबैलेंसिंग या बाजार का अनुमान लगाए बिना इन्वेस्टमेंट सिस्टम बनाने के तरीकों पर अगला वीडियो बनाऊं, तो नीचे कीवर्ड्स कमेंट कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप हर दिन थोड़ा और फाइनेंशियल IQ बढ़ा सकें और पैसा आपके लिए काम करे।